सभी को जय भीम। कहीं हम भूल न जाए, इस अभियान के अंतर्गत यादें कांशीराम जी की इस कार्यक्रम में मैं एडवोकेट अश्विनी मून आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ बामसेफ के वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय विश्वनाथ मारुति पाटिल सर मौजूद है। आप मान्यवर कांशीराम जी के साथ सन 1974-75 से जुड़े हैं। आज आपको इस मूवमेंट में पूरे 50 साल हुए हैं। आप अकाउंटेंट जनरल ऑडिट नागपुर विभाग में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इस पद पर कार्यरत थे और सन 2003 को सेवानिवृत्त भी हुए हैं। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम यादें कांशीराम जी की में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप तक कांशीराम जी साहब की मूवमेंट कैसे पहुंची। मैडम, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। किसी भी संगठन में समाज के हित में काम करना है तो इंसान में दो बातें होना अति आवश्यक होती है। पहली बात सोशल अवेयरनेस, समाज हित के प्रति जागरूकता, और दूसरी बात है संगठन में समाज के हित में काम करने की तीव्र इच्छा। हम ऑफिस में टी टाइम में तथा लंच टाइम में सभी समविचारी मित्र एकत्र आते थे। उसमें हमारी कुछ बातें चलती थी, जैसे कि हमारा संगठन बढ़ाने के लिए हमें कार्यकर्ता बढ़ाने होंगे। हम 4 लोग एकत्र आते थे। उनमें एक मैं, MP दुपारे साहब, SN मेसराम साहब और भवते साहब अभी जीवित नहीं है। भवते साहब मिलिट्री से रिटायर हुए थे और AG ऑफिस में ग्रुप D के जॉब पर थे। MP दुपारे साहब कंट्रीब्यूशन की बातें किया करते थे, किसका आया और किसका नहीं आया बताते थे। बहुते साहब ग्रुप D में होने से और उनका पगार कम होते हुए भी वे अपना कंट्रीब्यूशन बहुत दुपारे साहब को रेगुलरली दे रहे थे। मेरा पगार बहुते साहब से ज़्यादा होते हुए भी मैं कुछ नहीं दे रहा था। बाद में मैंने सोचा मैंने इन लोगों के साथ जुड़ जाना चाहिए। मैं 3-4 महीने से देख रहा था कि बहुते साहब अपना रेगुलरली कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैंने दुपारे साहब से कहा, दुपारे साहब आप मुझसे कंट्रीब्यूशन लिया करो, मैं रेगुलरली देते जाऊंगा। जब कभी कोई कार्यक्रम रहा और सभा रही तो बताया करना, मैं रेगुलरली आते जाऊंगा। इस प्रकार खुद के इच्छा से मैं संगठन के साथ जुड़ गया। क्या आपको कांशीराम साहब के साथ उनके सहवास में रहने का मौका मिला और ऐसा कोई वाक्या जो आप अब तक भूल नहीं पाए हो? मैडम, मुझे कांशीराम साहब के सहवास में रहने का मौका तो नहीं मिला, परंतु आखिरी में सन 1994-95 के दरमियान में मेरी उनसे मिलने की इच्छा हो गई। मैं अकेला जाने के बजाय अमरावती के डॉक्टर CK मानकीकर साहब और मैं चले गए। उन दिनों कांशीराम जी रायपुर में वालवांदर साहब के तरफ रहा करते थे। हम ट्रेन से गए तो सवेरे रायपुर पहुँचे और वालवांदर साहब के तरफ पहुँचे। वालवांदर साहब के घर वरांडे में ही एक बेंच रखा हुआ था। हम उस पर बैठ गए। कुछ देर में घर का मुख्य दरवाज़ा खुला। खुद वालवांदर साहब बाहर आए। हमने अपना परिचय दिया। उन्होंने अंदर जाके कांशीराम जी को बताया कि नागपुर के 2 कार्यकर्ता आए हुए हैं। साहब ने हमें तुरंत ही अंदर बुला लिया। हम अंदर गए तो साहब पलंग पर लेटे हुए थे तो उठ के बैठे। हम साहब के पलंग को ही लग के एक बेंच रखा हुआ था, उस पर बैठ गए। कुछ ही समय पश्चात साहब ने बोलना चालू किया। उन्होंने बोला, मैं उबाले को निकालना नहीं चाहता था पर आप लोग माने नहीं। साहब की ये बात सुन के मैं सटपटा गया, क्योंकि मैं उतने हाई लेवल का कार्यकर्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद में उन्होंने बोला, अब सिद्धार्थ पाटिल को चुने हैं तो उसे तो भी निभाओ। कुछ समय पश्चात फिर उन्होंने पूछा, अब कैसे क्या चल रहा है? यह चुप रह के चलने वाला नहीं था। मैं बोल बैठा, साहब एक आधे पेशेंट को टाइफाइड जैसी विकट बीमारी होती है
तो दवा करने से बीमारी तो जाती है, परंतु वीकनेस दूर होने में काफ़ी समय लगता है। यह सुन के वालवांद्रे साहब हंसे। हमारी इतनी ही बातचीत थी। बाद में हमने साहब से विदाई ली। मेरे जीवन का यही एक प्रसंग है जो कांशीराम जी के साथ में बीता हुआ है। क्या आप साइकिल मार्च, अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स या इस तरह के किसी अन्य आंदोलन या कार्यक्रम का हिस्सा थे? जी हाँ मैडम, मुझे साइकिल मार्च में जाने का मौका मिला है। मूवमेंट का वो, संगठन का वो पहला साइकिल मार्च था तथा काफ़ी लंबा, नागपुर से भोपाल का था। साहब ने आंध्र एसोसिएशन हॉल में केवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में साहब ने 2-2.5 घंटे तक यूपी का तथा एमपी का रिपोर्टिंग रखा। कुछ समय पश्चात उन्होंने साइकिल मार्च के बारे में कुछ बातचीत की, जैसे कि हमारे साइकिल मार्च कैसे हो गए, उनका रूट कौन सा होना चाहिए, उनके नाइट हॉल्ट कहाँ होने चाहिए वगैरह। बाद में उन्होंने आदेश दिया कि हमें 2 साइकिल मार्च निकालने होंगे। दिन और तारीख देते हुए उन्होंने कहा, हमारा पहला साइकिल मार्च नागपुर से भोपाल के लिए होगा और उसके दूसरे ही दिन दूसरा साइकिल मार्च नागपुर से रायपुर के लिए होगा। मैं दवाखाने में कंपाउंडर का काम कर चुका था, इसीलिए मुझे कंपाउंडरी का अनुभव होने की वजह से मैं मेडिकल एड के दृष्टि से मदद करने के लिए साइकिल मार्च में जाना चाहता था। मेरी भोपाल जाने वाले साइकिल मार्च में जाने की इच्छा थी। मुझे भोपाल जाने वाले मार्च में जाने की मंजूरी मिल गई। उसी के तहत मैं कुछ सामान और दवा की बैग लिए मार्च में शामिल हो गया। भोपाल मार्च जाने वालों की संख्या 23 थी। मार्च का नेतृत्व 2 लोगों के तरफ था। पहला नेतृत्व मधुकर आटे साहब के तरफ था। मधुकर आटे साहब रेलवे में थे, वे अभी जीवित है। दूसरा नेतृत्व बीबी बुजाड़े साहब के तरफ था। बुजाड़े साहब अभी जीवित नहीं है। बुजाड़े साहब स्कूटर पर कुछ सामान और दरिया लिए हुए मार्च में शामिल थे। भोपाल मार्च में जो शामिल थे उनके नाम जो मुझे याद है मैं बताना चाहूँगा। नागपुर से नाना उके अभी जीवित नहीं है। नागपुर से ही नाना पैदल रिक्शे वाला, वह मालूम नहीं कहाँ है। खापा से मोतीराम पाटिल अभी जीवित नहीं है। कोराडी से सरोद टेलर, कोराडी से ही चंद्रशेखर, ये दोनों ही जीवित है। हम साइकिल मार्च से जाते टाइम रास्ते में जहाँ जहाँ गांव लगते थे वहाँ हम नारे लगाते थे, और जहाँ कुछ लोग रहे तो वहाँ हम 5-10 मिनट भाषण देते थे। इस तरह चलते हुए हमारा पहला नाइट हॉल्ट पांडुरना में हुआ। वहाँ हम साइकिल से राउंड लगाते हुए गांव में घूमे तथा रात को मीटिंग भी ली। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे हम आगे के लिए निकले। पांडुरना के आगे रोड पहाड़ी वाला होने की वजह से हमें काफ़ी परेशानियाँ हुई। हम सवेरे 8 बजे निकले तो रात के 8:30 बजे मुल्ताई पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही हमने साइकिल से बस्ती में राउंड लगाया तथा नारे लगाए। रात को मीटिंग भी ली। रात का नाइट हॉल्ट वहाँ करने के बाद हम दूसरे दिन सवेरे वहाँ से आगे निकले। रास्ते में बीच में नर्मदा नदी लगी, वहाँ नहा के थोड़ा आराम करके हम आगे निकले। रात के 8 बजे हम इटारसी पहुँचे और इटारसी रेलवे हॉल में हम गए तो वहाँ काफ़ी कार्यकर्ता आए हुए थे। वहाँ रेलवे मैजिस्ट्रेट साहब भी आए हुए थे। वहाँ छोटी सी सभा हुई। सभा में आटे साहब बोले, बुजाड़े साहब बोले और रेलवे मैजिस्ट्रेट साहब का भी भाषण हुआ। दूसरे दिन सवेरे हम भोपाल के लिए निकल पड़े और दोपहर के 4-4:30 बजे हम भोपाल पहुँचे। वहाँ हमारे लिए एक हॉल बुक किया हुआ था, वहाँ हम पहुँचे। सभी कार्यकर्ता इतने थके हुए थे कि वहाँ पहुँचते ही बिछाई हुई दरी पर लेट गए। कुछ कार्यकर्ताओं को बुखार था, उन्हें मैंने गोली कैप्सूल की मात्राएं दी। एक कार्यकर्ता साइकिल से गिरा था और उसे मार लगा था। उसे काफ़ी तेज़ बुखार था। उसका शरीर पोंछ के मैंने
बुखार कम किया और इंजेक्शन लगाने के लिए मैं सिरिंज साफ कर रहा था। पीछे से आवाज़ आई, मैं यही तो चाहता हूँ। समाज के डॉक्टर, इंजीनियर और वकील समाज के लिए काम करने में लगे रहे। मैंने पीछे लौट के देखा तो आवाज़ कांशीराम साहब की थी। उनकी आवाज़ सुन के मेरी 3.5-4 दिन की थकावट दूर हो गई। वहाँ नाइट हॉल्ट था। कार्यक्रम दूसरे दिन भोपाल के दशहरा मैदान में था। दूसरे दिन सवेरे हम खाना वगैरह खा के पूरी तरह तैयार होके साइकिल से नारे लगाते हुए भोपाल शहर में घूमे। दोपहर के 1-1:30 बजे तक हम लोग तथा भोपाल के कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ नारे लगाते हुए घूमे। कुछ ही समय पश्चात सभा चालू हुई। सभा 4-4:30 बजे तक चली। सभा साधारण अच्छी रही। सभा खलास होते ही हमारा साइकिल मार्च नागपुर वापसी के लिए निकल पड़ा। 1.5-2 दिनों में ही हम लोग बैतूल पहुँचे। वहाँ से हमें वापसी का रूट बदलना था। वापसी में हमें वाया छिंदवाड़ा जाना था, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतनी थकावट आई थी कि साइकिल चलाना मुश्किल था। इसलिए हमने ट्रक करके साइकिलें उसमें डाली और कार्यकर्ताओं को बिठा के नागपुर भेजा। आखिरी में बुझाड़े साहब और मैं शाम के 5 बजे बुझाड़े साहब के स्कूटर पर वहाँ से निकले और दूसरे दिन सवेरे हम नागपुर पहुँचे। आप जब इस मूवमेंट से जुड़े तो आप किस तरह से काम करते थे? किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके समक्ष आती थी और उन चुनौतियों का सामना आप किस तरह से करते थे? मैडम, हम शुरू में जब संगठन के साथ जुड़े तो उस समय हमारे नज़दीकी रिश्तेदार छोड़ के बाकी के रिश्तेदार तथा दोस्त भाई, इन लोगों की काफ़ी परेशानियाँ थी। वे कहते थे ये बाबा साहब को छोड़ के कांशीराम चमार के साथ गया है। कांशीराम जी ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो ये नारा दिया था। जातियाँ तोड़ के बहुजन समाज बनाने के लिए हम लोग प्रयत्न करते थे। उसी के तहत काम करने के लिए हम लगे हुए थे। उनको इस बात का मैं हंसते हंसते जवाब देता था। बाबा साहब ने दीक्षा लेने के बाद भी, बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में बुद्ध नहीं घुसा और तुम्हारे दिमाग में केवल मार भरा है। इस तरह की बातचीत करते हुए हम टाल देते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने के बाद, 7-8 सालों का समय बीत जाने के बाद उन्होंने चमार चमार बोलना छोड़ दिया। हम अपना काम करते रहे तथा आगे बढ़ते रहे। जब आप मूवमेंट का काम करने में व्यस्त रहते होंगे तो फिर आपके परिवार को समय नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि नौकरी, फिर मूवमेंट और फिर उसकी वजह से समय नहीं दे पाना, घर के कामों में समय नहीं देना और बाकी के जैसे प्रोग्राम रहते हैं, शादी, जन्मदिन, मंगनी, इसमें भी नहीं जाना। तो इस वजह से आपकी फैमिली जो है वो नाराज भी रहती होगी। तो कैसे संभालते थे आप यह सब? मैडम, हमारी कंबाइंड फैमिली थी। किसी बात की, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। सभी का पूरा पूरा सहयोग था। इसी की उपलब्धि है कि आज मेरे फैमिली के लोग संगठन के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। जब बाद के दिनों में खासकर बीएसपी बनने के बाद कांशीराम जी साहब ने आपसे कहा था कि हमें बाबा साहब ने हुक्मरान बनने के लिए कहा है और हमारा संघर्ष भी हुक्मरान बनने के लिए ही होगा, तो क्या आपको इनकी बातों पर उस टाइम पर भरोसा होता था? मैडम, बीएसपी बनने के पहले ही हमें अनुभव आ चुका था, क्योंकि हम बाई इलेक्शन में DS4 के बैनर पर चुनाव लड़ते थे और हमने देखा कि कांग्रेस के तरफ का बहुजन वोटिंग हमारे तरफ आ रहा है। सन 1984 में बीएसपी बनने के बाद उसका प्रत्यक्ष अनुभव आया। सन 1988-89 के चुनाव में हमारे 3 MP जीत के आए। उनमें यूपी से मायावती और दूसरे रामकिशन यादव और पंजाब से हरभजन सिंह लाका। हमें कुछ ही समय में 3 सीटें जीतने का जो अनुभव मिला, उससे हमारा भरोसा ज़्यादा ही बढ़ा। अब तक भी
खासकर महाराष्ट्र में खाता नहीं खुलने की क्या वजह आपको नज़र आती है, या फिर कांशीराम साहब इस बारे में आपको कुछ बोले हैं? कांशीराम साहब कहते थे, आज तक मैं महाराष्ट्र में काम करते आ रहा, महाराष्ट्र में काम करने में मेरी पूरी जवानी गई है। वे कहते थे, महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब को जानते हैं लेकिन बाबा साहब को मानते नहीं। बाद में उन्होंने कहा, अब मैंने हिंदी बेल्ट में काम करने के बारे में सोचा है। उन्होंने ये कहा कि वहाँ का ब्लैक बोर्ड कोरा है, वहाँ लिखने में और समझाने में आसान जाएगा। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने हिंदी बेल्ट में काम करना चालू किया और वहाँ हमें रिजल्ट भी मिला। कांशीराम जी साहब बाबा साहब के सच्चे अनुयायी थे, इस बात पर आपकी क्या राय है? बाबा साहब ने हुक्मरान बनो, शासन करती जमात बनो, ये कहा था। उन्होंने ये भी कहा है, सत्ता ये ऐसी चाबी है जो सभी ताले खोल सकती है। कांशीराम जी इसी के तहत काम करने के लिए उन्होंने अपना पूरा समय बहुजन जागृति के लिए देना चाहा। और उसके लिए उन्होंने प्रत्येक प्रतिज्ञा करके सुख चैन की बातें त्याग दी। इसी के तहत काम करते हुए बहुजनों में जागृति आई और उसी का परिणाम है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में बीएसपी 4 बार सत्ता में आई। बीएसपी को यूपी में मिला हुआ रिजल्ट ये साबित करता है कि कांशीराम जी बाबा साहब के सच्चे अनुयायी थे। महाराष्ट्र में जो मूवमेंट का विभाजन समय समय पर होता रहा है, जैसे 1986, 1996, फिर कांशीराम जी के बीमार पड़ने के बाद 2005, 2006 में और फिर 2015 में, तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? मैडम, हमें याद रखना है कि हम एक विशिष्ट विचारधारा के तहत काम करते हैं। हम एक विशिष्ट आइडियोलॉजी के तहत संगठन में काम करते हैं। सन 1986 से लेकर सन 2015 तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय जो भी संगठन से फूट के निकले उनमें बहुत सारे बिकाऊ, लालची और भगोड़े थे। इसीलिए हमने उस बात पर सोच के ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं। आज हमारी जिम्मेदारी है, हमें सदैव कार्यरत रहते हुए जन जागृति करनी है, बात आगे बढ़ानी है तथा सामान्य जनता का हौसला बढ़ाना है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब का रथ किस ओर जा रहा है, और ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी है, और इसका परिणाम बहुजन समाज पर क्या हो रहा है? मैडम, कांशीराम जी जब समाज कार्य में कार्यरत थे और बहुजन समाज में जागृति आई थी, उस समय बाबा साहब के रथ को धीरे धीरे गति मिल रही थी। बाद में कांशीराम जी ने संगठन संभालने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर डाली, वे कंधे कमज़ोर निकले और कुछ कंधे बिकाऊ, लालची और भगोड़े निकले। उसका परिणाम संगठन की हलचल कम होने में दिख रहा है। उसके वजह से सामान्य जनता दुखी नज़र आती है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सदैव कार्यरत रहते हुए जन जागृति करनी है, बात आगे बढ़ानी है और सामान्य जनता का हौसला बढ़ाना है। आज देश के और मूवमेंट के हालात देखकर क्या आपको परेशानी या बेचैनी होती है? देश के और मूवमेंट के हालात देखकर परेशान होना और बेचैन होना ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। कांशीराम जी ऑल इंडिया लेवल पर काम करते थे, उनका दायरा साल 2 साल में नहीं बढ़ा था। इसके लिए एक अंग्रेजी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम जैसी सुंदर और प्रसिद्ध शहर एक दिन में नहीं बना था। कांशीराम साहब की तरह हमें भी आज की हालत में अपना दायरा बढ़ाना होगा। सेवानिवृत्ति के बाद फिर आप मूवमेंट का काम किस तरह से करने लगे, क्योंकि अब तो किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध भी नहीं है? बिल्कुल, शुरू में मैं संगठन में केवल मेडिकल एड की दृष्टि से ही काम करता था।
आज भी रिटायर होने के बाद में मैं मेडिकल एड के दृष्टि से ही काम कर रहा हूँ। जहाँ और जिसे ज़रूरी है उसे अपने खर्चे से मेडिकल एड के दृष्टि से मदद करता हूँ तथा समाज के संगठन के लिए रेगुलर कंट्रीब्यूशन देता हूँ और जहाँ कभी कोई कार्यक्रम रहा तो आवश्यक आर्थिक मदद करता हूँ। लोग जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है जिसे आपने मान्यवर कांशीराम जी साहब के माध्यम से कार्यान्वित होते देखा है। क्या आपको लगता है कि मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आज भी उन्हीं तौर तरीकों की आवश्यकता है? सच कहा जाए तो ऑल इंडिया लेवल पर कांशीराम जी अपने आप में एक मूवमेंट थे। आज के हालात में आप लोगों के प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर आपको यदि लगता है कुछ चेंजेस करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। धन्यवाद सर कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपके अनुभव हमारे साथ साझा किए। हमें पूरा विश्वास है कि आपके यह अनुभव हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम मैडम, थैंक यू।